हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद कंसेप्ट बाय संदीप सर। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में प्रकाश चैप्टर को स्टार्ट किया था और उसमें कुछ बेसिक चीज़ें जो कि आगे हम लोगों को समझने में आसानी बनाएगा, उन सभी टर्मों को, उन सभी शब्दों को पढ़ा था। जैसे कि प्रकाश क्या होता है, पारदर्शी, अपारदर्शी, प्रदीप्त, अप्रदीप्त, ये सभी वस्तुएं क्या होती है, प्रकाश सीधा रास्ता पे चलता है, कहाँ टेढ़ा रास्ता पे चलता है, हवा में प्रकाश का चाल कितना होता है, शीशा में कितना होता है, इन सभी बेसिक बातों को हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखें तो मेरा सजेशन रहेगा पहले फर्स्ट पार्ट को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। हालांकि आपके क्लास यानी क्लास 10th में जो पढ़ना है आपका यहाँ से सिलेबस स्टार्ट होता है, यानी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग हेडिंग देख पा रहे हो कि प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन समझने के लिए हम लोग प्रकाश से रिलेटेड एक प्रक्रिया को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सोचते हैं कि प्रकाश जब किसी वस्तु पे, जैसे सपोज करते हैं मार्कर है एग्जाम्पल में, जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो होता क्या होगा, आप लोग अपना दिमाग लाइए। देखिए हम बताते हैं, जब प्रकाश किसी भी वस्तु पे पड़ेगा, चाहे मार्कर हो, कलम हो, पानी हो, शीशा हो, एनीथिंग, कुछ भी हो, किसी वस्तु पे पड़ता है तो 3 प्रक्रिया होता है। या तो जिस वस्तु पे प्रकाश पड़ रहा है उस प्रकाश को अवशोषित कर लेगा, फिर वापस जाने ही नहीं दे, जितना सारा प्रकाश आ रहा है सबको अपने पास में रख ले। एक पहला यह घटना हो सकता है। दूसरा हो सकता है थोड़ा इज्जत प्रतिष्ठा वाला है कि जितना भी प्रकाश आ रहा है इसको बिल्कुल नहीं रखे, सबको क्या करे, वापस कर दे। क्या बोले, प्रकाश जब किसी वस्तु पे पड़ता है तो 3 प्रक्रिया होता है। पहला, जो प्रकाश आ रहा है उसको अपने पास रख ले, वापस जाने ही नहीं दे, पहला प्रक्रिया यह हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि जो भी प्रकाश आ रहा है वो किसी वस्तु से टकराए और वापस चला जाए, यानी अपने पास थोड़ा भी प्रकाश नहीं रखे। और तीसरा क्या हो सकता है, बहुत ईमानदार हो, आ रहा है प्रकाश, वो अपने से रास्ता दिया और प्रकाश आया यहाँ से मानते वस्तु में और दूसरे साइड में चला गया। यानी प्रकाश के साथ 3 ही घटना घटित हो सकता है। पहला, किसी वस्तु पे आया, अवशोषित हो गया, यानी वापस गया ही नहीं, ना ही दूसरे साइड गया। दूसरा क्या हुआ, किसी वस्तु पे आया, रिटर्न वापस अपने तरफ चला गया। और तीसरा क्या हुआ कि किसी वस्तु पे आया और इससे होकर दूसरा साइड में चला गया। तो यहाँ पे जो दूसरा वाला घटना है कि प्रकाश आ रहा है किसी वस्तु से और किसी वस्तु से टकरा के अपने तरफ लौट जाता है, इस घटना को ही हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। उम्मीद है आपको समझ में आया। फिर से एक बार बोले तो क्या बोले, प्रकाश जैसे यहाँ पे मारते हैं, यहाँ पे शीशा है, हम यहाँ से लिए और टॉर्च जला दी यहाँ पे, तो क्या होगा, लाइट यहाँ से निकलेगा, बोर्ड पे जाएगा, यहाँ पे शीशा का आईना पे जाएगा। आईना पे जाने के बाद क्या होगा, आप लोग समझ सकते हैं, ये प्रकाश रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रकाश जा रहा है टकरा के रिटर्न हो गया, इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। उम्मीद है परावर्तन समझ में आया होगा। इसको फिगर बनाने के यहाँ देख लेते हैं। जैसे यहाँ से सपोज कि टॉर्च जलाया, यहाँ पे आईना है जिससे वो अपना फेस देखते हैं, यहाँ से लाइट निकला, यहाँ पे आया। जैसे यहाँ पे बात करें टॉर्च जलाएंगे तो क्या होगा, जितना तिरछा यहाँ से लाइट जाएगा उतना ही तिरछा दूसरे डायरेक्शन में वापस निकलेगा। लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना कि लाइट इस साइड से जा रहा है तो वापस इसी साइड में आएगा, अपना साइड नहीं बदलेगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं, प्रकाश यहाँ से निकला, यहाँ पे दर्पण पे पड़ा और यहाँ से टकरा के क्या हुआ कि दूसरे साइड में चला गया। तो यहाँ पे ये जो प्रक्रिया हो रहा है कि लाइट आया, दर्पण पे टकराया, आईना पे टकराया और अपने साइड में लौट गया, इसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। अब एग्जाम में लिखना होगा तो थोड़ा सा अच्छा डेफिनेशन बना के लिखेंगे। अच्छा कैसे बना सकते हैं, प्रकाश जब किसी दर्पण पर पड़ता है या किसी अपारदर्शी वस्तु पे पड़ता है तो पड़ने के बाद अपने ही साइड, क्या देखें, ऊपर से आ रहा है लाइट, ऊपर ही चला गया, अपने ही साइड लेकिन दूसरे डायरेक्शन में। यहाँ पे डायरेक्शन इसका नीचे की तरफ है, यहाँ डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ये डायरेक्शन चेंज हो गया, इस बात को ध्यान रखना। ये साइड चेंज नहीं हुआ, ऊपर से आ रहा है, नीचे जाता तो साइड चेंज होता है, लेकिन ऊपर से आया और ऊपर ही चला गया, यानी कि साइड चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या बोलेंगे, प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकरा के अपने ही साइड दूसरे दिशा में लौट जाता है, इस घटना को या इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। अब परावर्तन में कुछ यहाँ पे टर्म है, उसको हम लोग समझते हैं। जैसे परावर्तन के लिए फिगर ड्रॉ करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से लिए लाइट रे जो आ रहा है परावर्तित, इस लिख लिए, यही प्रकाश किरण घूम के चला गया तो यहाँ पे लिख लिए परावर्तित किरण। अब इसका यहाँ पे एक बात समझना है, लाइट रे यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे ऐसा नहीं कि नया लाइट रे आ गया, यही प्रकाश किरण जो आ रहा था यही इससे टकरा के क्या हुआ, दूसरे साइड में चल गया, तो इसका नाम यहाँ पे क्या था, नाम आपतित किरण। लेकिन आपतित किरण ही परावर्तन के बाद जब दूसरे दिशा में चल जाएगा तो इसका नाम क्या बन जाएगा, परावर्तित किरण। बिल्कुल उसी तरीक़ा से जैसे आप अपने घर में मम्मी पापा के लिए लड़का होंगे तो बेटा या बेटी कहलाते हैं, लेकिन वहीं जब आप चल जाते हैं अपने नाना नानी के यहाँ तो आपको उम्मीद है क्या कहलाते होंगे, नाना नानी के लिए आप बिल्कुल वहीं रहेंगे, लेकिन आपका नाम चेंज हो जाता है, नाती नतनी बन जाते हैं। ठीक वही बात यहाँ पे है, तो आपतित किरण ही आ रहा है, यही किरण घूम के चला गया, लेकिन जब घूम के चला गया तो इसका नाम ही क्या हो गया, बदल गया। और क्या इसका नाम बोल दिए, परावर्तित किरण। इस दोनों का अगर परिभाषा लिखना चाहे तो आसान है, लिख सकते हैं। किसी सतह पे पड़ने वाले प्रकाश किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। और आपतित किरण परावर्तन के बाद लौट जाता है तो इस लौटते हुए किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। अब क्या होगा कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, इसके बीच एक हम लोग काल्पनिक लाइन खींचेंगे, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या बोले, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बिल्कुल बीचों बीच से एक काल्पनिक लाइन खींचेंगे तो उस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे,
अभिलंब के हैं। और इसके पीछे रीजन भी है। आपके मन में सवाल आना चाहिए कि अभिलंब इसका नाम क्यों होता है, क्योंकि लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। अगर नहीं आता है दिमाग में तो आना चाहिए, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। तो इसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि आपतित किरण और परावर्तित किरण, इसके बीच जब हम लोग कोई काल्पनिक लाइन ड्रॉ करते हैं तो होता क्या है कि यहाँ पे जब एंगल मेजर करेंगे, एंगल बनाते हैं, यानी यहाँ पे जो अभिलंब है और यहाँ पे जो दर्पण का शीशा का सतह है, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है 90 डिग्री का बन जाता है। कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री। ये चाहे और नीचे से जाता तो यहाँ पे भी और इधर चल जाता। यानी हमेशा आपतित किरण और परावर्तित किरण के बिल्कुल बीच में अभिलंब होगा, और अभिलंब का दर्पण के सतह के साथ कोण मेजर करेंगे, चाहे इस डायरेक्शन में मेजर करें चाहे इस डायरेक्शन में, एक कोण हमेशा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री कोण को हम जानते हैं लंब कोण या समकोण, इंग्लिश में बोले तो राइट एंगल कहते हैं। इस कारण से बीच वाले लाइन का नाम क्या है? अभिलंब। तो उम्मीद है यहाँ पे आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब क्या होता है इतना बात समझ गए होंगे। यहाँ पे एक और टर्म है आपतन बिंदु, ये बहुत ही आसान है। आपतित किरण सतह से जिस बिंदु पे आके टकराता है, इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? उस बिंदु को कहेंगे आपतित किरण, जो कि बोले तो सबसे आसान डेफिनेशन। एक और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा परावर्तक सतह। तो होता क्या है, दर्पण जो होता है सिंपल एक शीशा होता है। शीशा में क्या होगा कि शीशा पारदर्शी होता है, इधर से टॉर्च जलाएंगे लाइट निकल के दूसरी तरफ चल जाएगी। तो किसी दर्पण बनाने के लिए हम लोग को अपना फेस देखने के लिए एक तरफ क्या करना पड़ता है? पॉलिश करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या लिए? शीशा लिया और एक तरफ पॉलिश कर दिए। तो जिधर पॉलिश नहीं किए रहेंगे, एक्चुअल प्रकाश का परावर्तन उधर से ही करेंगे। तो जिधर पॉलिश नहीं है उस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। और जिधर पॉलिश कर दिए हैं इसको हम लोग कहते हैं रजतित सतह। ये पॉलिश किस चीज़ का क्या रहेगा अभी हम थोड़ा देर में पढ़ेंगे, जब हम लोग दर्पण पढ़ेंगे। फिलहाल समझ में आ गया होगा। शीशा का एक भाग जिधर से प्रकाश का परावर्तन होता है उस भाग को क्या कहेंगे? परावर्तक सतह। और जिस भाग को हम लोग पॉलिश कर दिए उसे क्या कहेंगे? रजतित सतह। उम्मीद है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं प्रकाश के परावर्तन का प्रकार। यहाँ देख पा रहे होंगे प्रकाश का जो परावर्तन होता है यहाँ दो प्रकार का होता है। पहला को कहते हैं नियमित परावर्तन और दूसरा को अनियमित परावर्तन। नियमित और अनियमित समझिए कि इससे आसान अभी तक आपने कुछ पढ़ा ही नहीं होगा। इस दोनों का डेफिनेशन मतलब ऐसे समझिए कि बचपन से अभी तक जितना भी आप पढ़े सभी से आसान ही ये दोनों का डेफिनेशन। नियमित और अनियमित किसे कहेंगे? अब यहाँ पे मान लो बोर्ड है, मेरे पास ये आईना रहता बिल्कुल चिकना है, इससे जो भी प्रकाश का परावर्तन होगा चिकने सतह से, प्लेन सरफेस से जो भी प्रकाश का परावर्तन होता है उस परावर्तन को हम क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। और रफ उबर खाबर सरफेस रहता तो उससे, या खुरदुरा सतह रहता उससे प्रकाश का जो परावर्तन होता उससे हम लोग क्या कहेंगे? तो अनियमित परावर्तन कहेंगे। क्या बोले? प्रकाश का परावर्तन मुख्यतः दो टाइप्स का होता है। पहला नियमित परावर्तन जिसे इंग्लिश में रेगुलर या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। दूसरा अनियमित परावर्तन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहेंगे। परिभाषा बहुत ही आसान है। चिकने सतह के द्वारा जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसे क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन। और रफ उबर खाबर सतह के द्वारा जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसे क्या कहेंगे? अनियमित या इरेगुलर परावर्तन। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, और बोले तो परावर्तक सतह क्या होता है, रजतित सतह क्या होता है, और आपतन बिंदु। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जैसा कि अगला टॉपिक देख पा रहे हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम, या बोले तो प्रकाश के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ हम लोग ध्यान से देखेंगे तो एक बात हमको समझ में आएगा, चाहे लाइट यहाँ से डालें चाहे लाइट नीचे से डालें तो क्या हुआ? थोड़ा सा और नीचे झुक गया तो इधर भी थोड़ा सा नीचे इस तरफ चला जाएगा। कहने का मतलब क्या? चाहे किसी भी तरीका, चाहे प्लेन सरफेस रहे, चाहे चिकना सरफेस रहे, चाहे उबर खाबर सरफेस रहे, प्रकाश के परावर्तन हमेशा दो चीज़ सेम रहता है परावर्तन की प्रक्रिया में। अब क्या क्या सेम रहता है यहाँ पे हम लोग देखने का प्रयत्न करते हैं। पहला आपतित किरण यहाँ पे हम लोग देख पा रहे आ रहा है, यहाँ पे मिल गया। परावर्तित किरण यहाँ देखिए आपतित किरण इस बिंदु पे मिला है, यहीं से क्या हुआ? परावर्तित किरण निकला है। और अभिलंब जो ड्रॉ किया है ये भी क्या है? इसी पॉइंट पे है। यानी हम ध्यान से देखेंगे तो वो कुछ चीज़ समझ में आएगा। क्या आएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो अभिलंब है तीनों क्या है? एक ही बिंदु पे है। क्या है? एक ही बिंदु पे। और इसी को कहा जाता है प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। क्या बोले? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। क्या बोले? तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। और यही क्या कहलाता है? प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम। इसको एक तरीका से और बोल सकते हैं, एक समतल कहने की वजह से यहाँ से मेरा हाथ है, यहाँ से लाइट आया, टकराया, इस पर टकरा के ऊपर चला गया, एक ही सर, जैसे ऊपर वाले के एक समतल मानेंगे तो नीचे वाले का दूसरा समतल मानेंगे। हम इसी बात को ऐसे भी चाहे तो बोल सकते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। एक ही बिंदु बोले चूँकि एक ही बिंदु पे आके टकरा रहा है, या बोले तो एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। दूसरा बात हम लोग क्या बोल सकते हैं
क्योंकि प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम होता है, तो ध्यान रखें कि प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है। पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर या एक ही समतल में होते हैं। अब दूसरा नियम को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें और समझते हैं। क्योंकि 2 लाइन यहाँ पे मिल रहा था एक बिंदु पे, तो यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा। हम जानते हैं 2 लाइन 2 रेखा जब एक बिंदु पे मिल जाता है तो वहाँ पे जो घेराव बनता है, इसी घेराव को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं। और चूंकि इसके बिल्कुल बीचों बीच में हम लोग क्या किया, अभिलंब खींच दिए हैं, इसका मतलब ए वाला कोण और ए वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और इस कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण, और इसको लिखते हैं आई। और यहाँ पे अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण, और इसको लिखते हैं आर। फिर से हम लोग समझते हैं, चूँकि आपतित किरण परावर्तित किरण दोनों एक ही बिंदु पे मिल रहा था, इसके बीच एक कोण बन रहा होगा। और अभिलंब चूँकि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बिल्कुल बीचों बीच में खींच दिए, यहाँ पे फिर से हमको 3 लाइन मिल गया। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच यहाँ पे एक कोण बन रहा है, और आपतित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको हम आई से डिनोट करते हैं, और इसको कहते क्या है, तो आई को हम लोग कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। इसी तरीका ध्यान से देखेंगे तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच भी एक कोण बन रहा है, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, और इसको कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। इंग्लिश में आपतन कोण को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और परावर्तन कोण को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ हम लोग पहला नियम देख लिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि एक ही कोण था, इसको हम लोग बीच में लाइन खींच के आधा आधा बांट दिए, तो क्या आई और आर आपस में बराबर नहीं होगा? आपका आंसर होगा जी बिल्कुल, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक ही तो कोण था जिसको आधा आधा हम लोग क्या किए, बांट दिए। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। दूसरा नियम क्या हो जाता है आपका, आई बराबर आर। आई बराबर आर क्या हो जाएगा आपका दूसरा नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होता है, तो आंसर आएगा 2 नियम होता है। कौन कौन सा, तो पहला हो जाएगा आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा क्या बोलेंगे, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन एवं परावर्तन के नियम, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बाकी आपको अगर समझने में कुछ दिक्कत होता है तो आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे, ताकि अगले वीडियो में उस चीज़ को सुधारने का कोशिश किया जाए। चलिए आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है, जिसको कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। प्रतिबिंब या इमेज बोले तो बहुत ही आसान है। जैसे हम यहाँ पे अभी खड़े हैं, सपोज करो मेरे सामने यहाँ पे आईना रहेगा, एक तो हम हो गए, और एक आईना में मेरे जैसा बोले तो मेरा इमेज, मेरा फोटो दिखाई देता है। जो आईना के सामने रहता है, किसी भी दर्पण के सामने रहता है, उसको हम लोग कहते हैं वस्तु। जैसे सपोज कीजिए मेरा हाथ है, जो आईना है, यहाँ पे मेरे पास मार्कर है, तो यहाँ पे रखे रहेंगे तो क्या होगा कि एक मार्कर तो ओरिजिनल है, इसी मार्कर का डुप्लीकेट इसको हमको आईना में दिखाई देगा। इस मार्कर का जो डुप्लीकेट दिखाई देता है एक्चुअल में उसी को ही हम लोग क्या यूज करते हैं, उसके लिए वर्ड प्रतिबिंब, या बोले तो इंग्लिश में इमेज यूज करते हैं। जो रहेगा, जो सामने आईना का रहेगा, उससे क्या कहेंगे, वस्तु। और जो उसके पीछे या कभी कभी ऐसा होता है कि सामने बनेगा, यानी ओरिजिनल जो रहेगा वस्तु, उसके अलावा जो उसके जैसा कुछ बनता हुआ दिखाई देगा, उससे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, एक को कहते हैं वास्तविक, जिसे रियल इमेज कहते हैं। दूसरा को काल्पनिक, या एक और नाम है इसका आभासी, जिसे हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। प्रतिबिंब समझ में आ गया, किसी भी दर्पण के सामने जो वस्तु रहता है, उस वस्तु के जैसा दर्पण के पीछे या दर्पण के आगे दूसरा जो वस्तु बनता हुआ दिखाई देता है, उसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग रियल इमेज कहते हैं, और काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी इमेज, या बोले तो वर्चुअल इमेज कहते हैं। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा अंतर भी समझ लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब में डिफिनीशन देना चाहे तो क्या दे सकते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखना है कि इसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। पर्दा कहने का मतलब, यहाँ पे मेरा हाथ है, यहाँ पे इमेज रखे हैं, इसका जो मार्कर रखे हैं, मार्कर का फोटो इसमें बनेगा, लेकिन पीछे की तरफ कोई पर्दा हम लगा देंगे, स्क्रीन लगा के देंगे, इस मार्कर का इमेज हमको पीछे की तरफ दिखाई नहीं देगा। यानी इसको हम लोग पर्दे पे प्राप्त, सर उल्टा लिख दिए यहाँ पे, इसको हम लोग पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। काल्पनिक इमेज को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता। वास्तविक इमेज के केस में क्या होगा, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण में बनता है। अगर यहाँ पे मेरे पास अवतल दर्पण रहता है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज पीछे नहीं बन के क्या होता है, यहाँ पे हम अगर स्क्रीन रख देंगे तो ये जो मार्कर दिख रहा है, इसका इमेज यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखाई देगा। क्या बोले, दर्पण यहाँ पे है, वस्तु यहाँ पे है, और यहाँ पे एक स्क्रीन रख दिया, इस मार्कर का इमेज दर्पण के पीछे नहीं, दर्पण के सामने हमको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देगा। और इस प्रकार का जो इमेज बनता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक इमेज कहेंगे। यानी वास्तविक इमेज को पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं और काल्पनिक इमेज को पर्दे प्राप्त नहीं कर सकते। उम्मीद है इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन आसान है, अगर नहीं आ रहा तो सिंपल बोल सकते हैं। जिस प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे,
और जिस प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। आगे हम लोग आते हैं, देखते हैं एक और वर्ड है जो छाया। हालांकि आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन बहुत बार बच्चे क्या होते हैं छाया और इमेज प्रतिबिंब में कन्फ्यूज हो जाते हैं। बच्चे क्या बोले, तो जिस समय मैं पढ़ रहा था मैं भी कन्फ्यूज हो गया था, इसलिए मुझे लगा कि आपको समझा देना चाहिए। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे एक वस्तु है, यहाँ पे आईना है। अब इस वस्तु के जैसा या तो आईना के पीछे या आईना के सामने कोई दूसरा दिखाई देता है, उसे हम लोग इमेज कहेंगे। अब दूसरा सपोज करते हैं, यहाँ पे वस्तु है, अब यहाँ आईना नहीं होगा, एक लाइट हो जला दिया, लाइट जलेगा तो क्या होगा, इस वस्तु पर टकराएगा, तो इस वस्तु के पीछे क्या हो जाएगा, चूँकि वस्तु अपारदर्शी है, वस्तु के बगल में लाइट आगे चला जाएगा, इस साइड में आगे चला जाएगा, लेकिन वस्तु के जस्ट पीछे क्या हो जाएगा, एक अंधेरा डार्कनेस बन जाएगा, अंधेरा क्षेत्र बन जाएगा। किसी भी अपारदर्शी वस्तु के सामने से जब टॉर्च जलता है तो उसके पीछे जो अंधेरा क्षेत्र बनता है उस क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। यानी क्या है, ये सिर्फ किसी वस्तु का डार्कनेस है, डार्कनेस क्या बोले तो वस्तु के पीछे का अंधेरा क्षेत्र, वस्तु के पीछे का अंधेरा जो क्षेत्र बनता है, एरिया बनता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना, अपारदर्शी वस्तु होना चाहिए, अपारदर्शी। छाया क्या होता है, तो किसी भी अपारदर्शी वस्तु के सामने जब लाइट सोर्स को जलाया जाता है, किसी लाइट को जलाया जाता है, तो वस्तु के पीछे एक अंधेरा डार्कनेस बन जाता है, उस डार्कनेस को, उस अंधेरा क्षेत्र को ही हम लोग क्या कहेंगे, छाया कहेंगे। यहाँ तक उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप अगले दिन कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम हिस्सा है। टॉपिक का नाम है आपका दर्पण, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं मिरर। इंग्लिश में क्या कहेंगे हम, मिरर। दर्पण क्या होता है या बोले तो मिरर क्या होता है, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आज के बाद आप लोग ज़रूर से ज़रूर जानेंगे, और इतना अच्छे से जानेंगे कि इसके बाद भूलना भी आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। दर्पण, दर्पण बोले तो कोई भी वैसा वस्तु जिससे लाइट टकरा कर वापस रिटर्न हो जाता है उसको हम दर्पण कहते हैं। अब कहिएगा कि किसी भी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु से जनरली लाइट रिटर्न होगा तभी तो हमको दिखाई देता है, आपका कहना भी सही है। लेकिन कोई भी वैसा वस्तु जिस पर लाइट पड़े टकरा कर वापस रिटर्न हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। लेकिन आमतौर पर जो किताबों में यूज किया जाता है डेफिनेशन, तो वहाँ उस वस्तु को यूज किया जाता है जिससे जितना लाइट पड़े उससे ऑलमोस्ट लाइट को रिटर्न कर। जैसे यहाँ पे मेरा हाथ है, यहाँ पे भी लाइट पड़े तभी रिटर्न होगा। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे वस्तु पर लाइट पड़ता है तो बहुत सारा लाइट ऑब्जर्व हो जाता है, अवशोषित हो जाता है, कुछ लाइट ही वापस जाता है। लेकिन वही अगर मेरा हाथ की जगह पर शीशा ले ले और यहाँ पे टॉर्च जलाए तो क्या होगा, बहुत कम लाइट ऑब्जर्व होगा, बाकी सबके सब लाइट क्या हो जाएगा, रिटर्न वापस आ जाएगा। तो वैसा वस्तु जिस पे जब प्रकाश पड़ता है तो उसके अधिकांश भाग वापस से रिटर्न हो जाता है, उस वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। दर्पण में पूछा जाए सबसे अच्छा कौन सा वस्तु है जिससे सबसे ज़्यादा लाइट रिटर्न हो जाए, तो याद रखेंगे चांदी जो होता है वो सबसे अच्छा परावर्तक सतह होता है। यानी अगर बात कीजिए सबसे अच्छा से प्रकाश का परावर्तन किस वस्तु से पॉसिबल है, किस वस्तु से संभव है, या सबसे अच्छा हम लोग आईना के रूप में यूज करना चाहते हैं किससे यूज कर सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे चांदी का। लेकिन आप लोग जानते होंगे चांदी चूँकि बहुत ही महंगा होता है, इस कारण से चांदी की जगह पर हम लोग क्या यूज करते हैं, शीशा का। चांदी की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, शीशा का यूज करेंगे। लेकिन शीशा तो चूँकि पारदर्शी होता है तो फिर शीशा का प्रयोग हम लोग कैसे कर पाएंगे, ध्यान रखेंगे शीशा के पीछे क्या करते हैं, चांदी का एक लेयर चढ़ा देते हैं, क्योंकि चांदी का शीशा रखना हमारे लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा, कॉस्टली होता है, जैसे कि आप लोग ऑब्वियस जानते हो। शीशा लेते हैं क्योंकि सस्ता पड़ता है हमको शीशा, शीशा के पीछे चांदी का एक लेयर चढ़ा देते हैं, उसके पीछे पॉलिश कर देते हैं, और इस प्रकार जो बनता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। अब दर्पण हमको देखने में कैसा लगता है उसके आधार पर दर्पण को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसा देख रहे होंगे आप, पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, जैसा कि बोर्ड आप देख पा रहे हो बिल्कुल प्लेन है, समतल है, तो वैसे दर्पण को हम लोग समतल दर्पण कहेंगे। अगर वहीं बात करें ऐसे टाइप से कोई शीशा का वस्तु हो जो मेरा हाथ जैसे दिख रहा है, चम्मच जैसे आप लोग खाते हैं, चम्मच के जैसा ऐसा हो, इस प्रकार अगर शीशा का लेयर हो पीछे से पॉलिश किया गया हो, तो यहाँ पे जो दर्पण होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। अब यहाँ पे दो तरीका से हो सकता है, मान लीजिए शीशा का मेरे पास ऐसा वस्तु है, मेरे मन में आ सकता है कि इधर पॉलिश कर दे, किसी के मन में आ सकता है सर इधर पॉलिश कर दे। यानी जो गोलीय दर्पण जो होगा जिसका शेप गोलाकार होगा, यह दो प्रकार का हो सकता है। किसी का मन में आएगा अंदर पॉलिश कर दे तो बाहर परावर्तक बन जाएगा, और बाहर पॉलिश कर देंगे तो क्या होगा, अंदर परावर्तक बन जाएगा। यानी ये पहला जिसका परावर्तक सतह समतल होगा, प्लेन होगा, उसे समतल कहेंगे, जिसका गोलीय होगा उसे गोलीय कहेंगे, क्योंकि गोलीय में दो कंडीशन बन रहा है। अगर अंदर पॉलिश कर देंगे तो बाहर वाला परावर्तक बनेगा, इसे हम उत्तल कहेंगे, बाहर पॉलिश कर देंगे अंदर वाला परावर्तक बनेगा, इसे क्या कहेंगे, अवतल कहेंगे। समतल दर्पण का फिगर बनाना होगा तो ध्यान रखेंगे एक लाइन खींच लेते हैं, लाइन को सपोज कर लेते हैं कि शीशा है, और इसमें क्या करते हैं, डॉटेड लाइन खींच लेते हैं, और इस डॉटेड लाइन को हम लोग मान लेते हैं कि आपका पॉलिश कर दिए, और इस प्रकार जो बनता है क्या बनता है, समतल दर्पण।
ऊपर वाला जैसा कि ऑब्वियस परावर्तक सतह हो जाएगा, परावर्तक सतह, और नीचे वाला हो जाएगा आपका रजतित सतह। उसी तरह अवतल दर्पण क्या बोले, सपोज कीजिए मेरे पास एक गोला था, इसको आधा आधा हम लोग काट लिए, अगर बाहर पॉलिश कर दिए तो यहाँ पे जो बन गया इसे हम लोग क्या बोल दिए, अवतल दर्पण। और इधर वाला जो हिस्सा था इसको हम लोग यहाँ पे ला लेते हैं, पलट देते हैं और अंदर पॉलिश कर लिए, इसे हम लोग क्या कह देंगे, उत्तल दर्पण। एक बार फिर से दर्पण का परिभाषा समझ लें। वैसा वस्तु जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के अधिकांश भाग को वापस रिटर्न कर देता है, उस वस्तु को हम लोग दर्पण कहते हैं। बोले तो इंग्लिश में मिरर कहते हैं। दर्पण जनरली दो टाइप्स का होता है, जिसका परावर्तक सतह प्लेन होगा उसे समतल दर्पण कहेंगे, प्लेन मिरर कहेंगे, और जिसका परावर्तक सतह गोलाकार होगा उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहेंगे। जो चम्मच से हम लोग खाना खाते हैं, चम्मच के जिस हिस्सा से खाते हैं वह अवतल दर्पण जैसा बिहेव करता है, और जिधर उसका उल्टा वाला हिस्सा जो होता है उसे उत्तल दर्पण जैसा बिहेव करता है। समतल दर्पण को इंग्लिश में हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं, आप लोग जानते होंगे, प्लेन मिरर। और गोलीय दर्पण को स्फेरिकल मिरर कहेंगे। उसी तरह अवतल दर्पण को हम लोग कॉनकेव मिरर कहेंगे और उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। आप लोगों के फीडबैक का इंतजार रहे। थैंक यू।